जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम क्लास 6 से 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और इसमें फ्रेंड्स हमारा क्लास 6 से 9 कंप्लीट हो गया। अभी हमने स्टार्ट किया हमारा क्लास 10। आई होप आपने हमारी इन सारी वीडियोज़ को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से वीडियोज़ को वॉच आउट करके अपने सारे ही कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर किया। और इतने डिटेल में कवर करने का हमारा एक ही उद्देश्य है फ्रेंड्स, कि एक बार आप इस होम साइंस की सीरीज को देखिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे फिर आप किसी भी क्लास के लर्नर हो, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर होम साइंस से किसी भी फील्ड में अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये सीरीज़ आप देखिए, आपको बहुत ही इससे हेल्प मिलेगी। अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि आप भी हमारी इस सीरीज़ के साथ जुड़ सकें। और साथ ही साथ इन वीडियोस, जो भी आप वीडियोस को देखते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए, ताकि वो भी इस सीरीज़ का लाभ उठा सके। और हाँ फ्रेंड्स, अपनी राय हमें अवश्य दिया करिए, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक, जो भी आपको समझ में आता है। बट प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे बैंकों से बचत खाता खोलने या धनराशि जमा करने के लाभ। ये हम पढ़ रहे हैं हमारा गृह प्रबंधन, यानी कि होम मैनेजमेंट में ये सारे ही टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने का फ्रेंड्स हमारा यही उद्देश्य होता है कि जो भी आपने प्रीवियस में पढ़ा है और अभी प्रेजेंट में जो पढ़ रहे हैं, दोनों ही टॉपिक को आप आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। तो चलिए फटाफट हम क्विकली एक रिवीजन ले लेते हैं हमारी प्रीवियस क्लास का, जो कि आज मॉर्निंग में ही हुई थी। फटाफट देखते हैं। हमारी प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने देखा था पारिवारिक बचत की आवश्यकता एवं महत्व, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, जैसे पारिवारिक बचत द्वारा उच्च जीवन स्तर, आकस्मिकताओं से सुरक्षा, कर्ज के भार से सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास में सहायक, परिवार तथा संपत्ति की सुरक्षा में सहायक, आवास सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक, अवकाश अवधि का सदुपयोग, सेवानिवृत्ति, शारीरिक असमर्थता तथा वृद्धावस्था के समय आर्थिक संरक्षण। ये सारे ही पॉइंट्स फ्रेंड्स हमने किसमें देखे थे? पारिवारिक बचत की आवश्यकता एवं महत्व। फिर हमने देखा था बचत के विभिन्न साधन या माध्यम देखे थे, जिसमें डाकघर के माध्यम से कैसे हम बचत कर सकते हैं, वो हमने देखा था। डाकघर में खाता खोलने की विधियां देखी थी, कि डाकघर में हम खाता कैसे खोल सकते हैं। फिर हमने राष्ट्रीय बचत पत्र देखा था, क्या होता है। किसान विकास पत्र देखा था। सावधि जमा योजना क्या होती है, इसके बारे में जाना था। वरिष्ठ नागरिक जमा योजना भी हमने पढ़ा था। डाकघर मासिक आय योजना, बैंक के माध्यम से बचत, बचत खाता योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, चालू खाता योजना, निश्चित अवधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता क्या होता है, बैंकों में खाता खोलने पर प्राप्त सुविधाएं कौन कौन सी होती है, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स हमने क्या देखा था, साथ ही साथ हमने एटीएम के बारे में भी जाना था। तो ये हमारी फ्रेंड्स थी हमारी प्रीवियस क्लास। आई होप आपका एक बार क्विक रिवीजन हो गया होगा। आपने ये मॉर्निंग में ही हमारी क्लास हुई थी, जो कि आपने देखी भी होगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से इस क्लास को देख के अपने सारे ही कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। आप चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि हमने बताया, आज हम करने वाले हैं बैंकों से बचत खाता खोलने या धन राशि जमा करने के लाभ। देखते हैं। ब्याज की प्राप्ति। बैंक में बचत खाता खोलने पर आपको आपके धन पर या आपकी बचत पर समुचित ब्याज प्राप्त होता है, जिससे परिवार द्वारा की गई बचत में निरंतर वृद्धि होती रहती है। दूसरा है धन की सुरक्षा। बैंक में आपका धन सुरक्षित रहता है, चोरी हो जाने, खो जाने, लूट आदि से धन की सुरक्षा होती है। तीसरा है कभी भी धन निकालने की सुविधा। बैंक से धन आवश्यकता अनुसार कभी भी निकाला जा सकता है। आजकल एटीएम की सुविधा होने पर धन निकालने की सुविधा और आसान हो गई है। नंबर 4 है धन भेजने की सुविधा। बैंक द्वारा किसी को भी आसानी से धन भेजा जा सकता है। नंबर 5 है देश की प्रगति में सहायक। बैंक में जमा की गई आपकी राशि देश के विकास में योगदान करती है, इससे देश की प्रगति होती है। तो ये हमने किसके बारे में जाना? बैंकों से बचत खाता खोलने या धनराशि जमा करने के क्या क्या हमें लाभ होते हैं, उनके बारे में हमने जाना। दूसरा हमारा टॉपिक देखते हैं, पारिवारिक बचत के विनियोग के अन्य माध्यम।
पारिवारिक बचत को सुरक्षित रखने का सबसे अधिक लोकप्रिय एवं सुविधाजनक माध्यम डाकघर तथा बैंक की है। किंतु बचत को उत्पादक कार्य में लगाने के कुछ अन्य माध्यम भी है, जैसे बीमा, भविष्य निधि योजना इत्यादि। बीमा क्या होता है देखते हैं। बीमा संभावित विपत्तियों के फलस्वरूप होने वाले विपरीत परिणामों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने की प्रभावी व्यवस्था है। बीमा को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे? नंबर 1, जीवन बीमा योजना। आप सभी इससे अवगत होंगे। जीवन बीमा बीमादार बीमा कराने वाला का बीमा निगम से एक समझौता है, जिससे भविष्य में संभावित विपत्तियों के समय बीमादार या उत्तराधिकारी को पूर्व निश्चित राशि प्राप्त होती है। इसके लाभ, जीवन बीमा के कई सारे लाभ हैं। नंबर 1 है, इससे अनिवार्य रूप से बचत की आदत पड़ती है। जीवन बीमा के प्रीमियमों के भुगतान की धनराशि पर आयकर संबंधी छूट भी उपलब्ध है। नंबर 3 है, जीवन बीमा कराने वाले व्यक्ति की आकस्मिक या दुर्घटनावश मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को आर्थिक लाभ मिलता है। और नंबर 4 है, आवश्यकता पड़ने पर कंपनी व्यक्ति को ऋण भी देती है। तो ये होते हैं फायदे किसके बारे में? जीवन बीमा योजना कराने के। दूसरा है अग्नि बीमा। क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। अग्नि बीमा आग से होने वाली क्षति की पूर्ति करता है, यानी कि अगर आग से कोई जल गया है तो उससे जो नुकसान होता है उसकी पूर्ति करता है। कौन? अग्नि बीमा। यह 1 वर्ष की अवधि के लिए कराया जा सकता है। यह अधिकतर कारखानों, गोदाम तथा दुकानों आदि की सुरक्षा हेतु कराया जाता है। नंबर 3, सामाजिक बीमा। सामाजिक दुर्घटना जैसे बेरोजगारी, बीमारी तथा सामान्य वाहन चोरी आदि अनेक सामाजिक विपत्तियों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा सामाजिक बीमा कराया जा सकता है। नंबर 4 है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी पारिवारिक बचत अथवा भविष्य की सुरक्षा का एक माध्यम है। यह योजना 1 जून 2015 को प्रारंभ की गई थी। यह योजना 1 वर्ष तक के लिए होती है तथा इसे प्रत्येक वर्ष रिन्यू करवाना होता है। इस योजना के तहत मृत्यु एवं पूर्णतः विकलांग होने पर ₹2 लाख एवं आंशिक तौर पर अपंग होने पर ₹1 लाख बीमा राशि दी जाती है। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से 70 वर्ष तक का व्यक्ति उठा सकता है। किस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष तक का व्यक्ति उठा सकता है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का। 5वां है हमारा अटल पेंशन योजना। यह योजना सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी है। यह गरीबों के लिए बनाई गई है। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक की आयु 60 वर्ष होने के बाद ही पेंशन मिलना शुरू होगी। पेंशन की राशि ₹1000 से लेकर 5000 तक दी जाएगी, जो कि जमा की गई राशि पर आधारित होगी। तो ये हमने जाना किसके बारे में? कुछ बीमा के बारे में। दूसरा देख लेते हैं सार्वजनिक भविष्य निधि योजना क्या है, इसके बारे में देखते हैं। पारिवारिक बचत के विनियोग की एक अन्य योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। इस योजना के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा या मुख्य डाकघर में खाता खोला जाता है। इस खाते में कम से कम ₹500 तथा अधिक से अधिक ₹1 लाख तक जमा कर सकते हैं। सार्वजनिक भविष्य निधि योजना के तहत धन राशि को एक साथ एवं अलग अलग भागों में भी जमा किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत खुलवाए गए खाते को कम से कम 15 वर्ष तक चालू रखना अनिवार्य होता है। इस अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार के खाते खुलने के पश्चात 3 वर्ष के समय तक जमा राशि के 1/4 भाग के बराबर ऋण भी लिया जा सकता है। इस ऋण को किस्तों के रूप में भुगतान किया जा सकता है। खाते खुलने के 6 वर्ष पूरे होने के पश्चात प्रति वर्ष खाते से कुछ राशि नियमानुसार निकाली जा सकती है। इस योजना के तहत खुलवाए गए खाते पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत जमा किए गए धन पर आयकर छूट भी देने का प्रावधान है। अब देख लेते हैं इस योजना के निम्नलिखित भाग हैं किसके? सार्वजनिक भविष्य निधि योजना के कई भाग हैं। पहला है भविष्य निधि। यह योजना लगभग सभी सरकारी व औद्योगिक संस्थाओं में लागू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य अनिवार्य रूप से बचत करवाना है। इस योजना में कर्मचारी के मूल वेतन से निश्चित प्रतिशत हिस्सा काट लिया जाता है। वह रोजगार देने वाला भी उसमें उतना ही राशि मिलाकर बैंक भविष्य निधि खाते में जमा कर देता है। यह राशि न तो वेतन देने वाला निकाल सकता है और ना ही कर्मचारी।
यह राशि नौकरी से अवकाश प्राप्त करने पर ब्याज सहित मिल जाती है। यह राशि वृद्धावस्था का बड़ा सहारा होती है। कौन सी? जो भविष्य निधि होता है। दूसरा है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि यूटीआई। यह पारिवारिक बचत के विनियोग का एक उत्तम और लाभदायक साधन है। क्या? यूटीआई यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत सरकार द्वारा वर्ष 1964 यानी कि 1964 में स्थापित इस संस्थान द्वारा पारिवारिक एवं व्यक्तिगत बचत के विनियोग की अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे मास्टर शेयर यूनिट स्कीम 64 आदि। यूनिट ट्रस्ट के किसी भी एजेंट के माध्यम से आवेदन पत्र व धनराशि का क्रॉस चेक देकर यूनिट्स प्राप्त की जा सकती है। इन यूनिट से प्राप्त धन को सरकार विभिन्न उद्योगों में लगाती है तथा प्राप्त लाभांश का 90% यूनिट्स के खरीदारों को वर्ष के अंत में बांट दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदे गए यूनिट्स को आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बेचा जा सकता है। नंबर 3 है हमारा कंपनियों के शेयर। प्रायः सभी कंपनियां अपने शेयर बेचती हैं। ये शेयर निर्धारित मूल्य पर खरीदे जा सकते हैं। शेयर खरीदने वाले व्यक्ति की कंपनी का हिस्सेदार मान लिया जाता है, यानी कि जो शेयर खरीदता है वो कंपनी का पार्टनर यानी कि हिस्सेदार बन जाता है। कंपनी वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को लाभांश के रूप में शेयरों के अनुसार शेयर खरीदने वाले व्यक्तियों में बांट देती है। आवश्यकता पड़ने पर शेयर को बेचा या हस्तांतरित किया जा सकता है। शेयर खरीदने से पहले कंपनी की शाखा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करनी आवश्यक है। तो ये फ्रेंड्स हमारा इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है, जो कि क्या था? आय व्यय और बचत। तो इसी के साथ ये हमारा आय व्यय और बचत ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे ही आपके क्लियर हुए होंगे। चलिए फटाफट, बहुत थोड़े से क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। ये देखिए अध्याय 1 नज़र में क्या है? पारिवारिक आय हमने देखा, पारिवारिक आय के प्रकार देखे, प्रत्यक्ष आय देखा, अप्रत्यक्ष आय के बारे में हमने जाना इस पूरे चैप्टर में। पारिवारिक व्यय क्या कहलाता है? फिर हमने देखा पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व भी देखे यानी कि कारक। पारिवारिक बचत की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में जाना, बचत के विभिन्न माध्यम जाने यानी कि किन किन उपायों को करके आप बचत कर सकते हैं, बचत योजनाएं जानी, अन्य माध्यम जानी, यानी कि ये सारे पॉइंट्स हमने चैप्टर 2 यानी कि आय व्यय और बचत में कंप्लीट किए हैं। आई होप आपका ये पूरा चैप्टर एक बार रिवीजन भी हो गया होगा अध्याय 1 नज़र के माध्यम से। आप फटाफट हम इनके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो देखते हैं पहले हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1 कहता है गृहिणी द्वारा परिवार की आय तथा व्यय के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है। ऑप्शन ए कहता है कुशल संचालन द्वारा, ऑप्शन बी अधिक धन व्यय करके, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स गृहिणी द्वारा परिवार की आय तथा व्यय के बीच सामंजस्य कुशल संचालन द्वारा स्थापित किया जाता है। कैसे? कुशल संचालन द्वारा स्थापित किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 2 क्या कहता है देखते हैं। नगद धन राशि होती है कैसी? प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, आय व्यय या बताइए फटाफट। नगद धनराशि जो होती है उसको हम किस आय के रूप में लेते हैं? तो वो हमारी प्रत्यक्ष आय के रूप में होती है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 3 क्या कहता है देखते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? तो ऑप्शन ए बैंक की, ऑप्शन बी जीवन बीमा निगम की, ऑप्शन सी डाक खाने की, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय बचत पत्र हमारी क्या है? डाक खाने की योजना है। किसकी है? डाक खाने की। इट मीन्स ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है निश्चित व्यय, ऑप्शन बी है पारिवारिक स्वरूप, ऑप्शन सी है रहन सहन का स्तर, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। फ्रेंड्स पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व बी और सी दोनों हैं, यानी कि निश्चित व्यय भी और रहन सहन का स्तर भी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर हमारा बी और सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। बचत करना आवश्यक होता है, क्यों होता है बताइए? अथवा बचत का मुख्य प्रयोजन क्या है? देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं 2005 में, 2016 में। ऑप्शन ए हो जाएगा भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम बचत करते हैं, ऑप्शन बी वृद्धावस्था के लिए, ऑप्शन सी बच्चों की पढ़ाई के लिए, ऑप्शन डी संकटकालीन संरक्षण के लिए। फ्रेंड्स बचत करना आवश्यक क्यों होता है? कि आप अपने भावी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इट मीन्स ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन हमारा 7 देखते हैं क्या कहता है।
नहीं, सिक्स्थ रह गया। गृह व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक है, यानी कि जो गृह व्यवस्था है उसको सुचारू बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए आय का अधिक होना, ऑप्शन बी साधन से संपन्न होना, ऑप्शन सी कंजूसी करना। फ्रेंड्स, गृह व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक क्या है? आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना। क्या हो जाएगा? आय के अनुसार, अगर आपका आय के अनुसार व्यय का बजट अगर आप तैयार करेंगे तभी आपके गृह अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। तो इट मीन्स ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 7 देखते हैं। बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन है क्या? ऑप्शन ए बॉक्स में रखना है, ऑप्शन बी बैंक में जमा रखना, यानी कि बचत आप सबसे सेफली कहाँ रख कर सकते हैं, ऑप्शन सी पड़ोसियों के घर रखना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन क्या है? बैंक में जमा रखना, यानी कि आपको जितनी भी बचत करनी है आप उसको बैंक में जमा कर दीजिए। क्वेश्चन 8 है हमारा, किसान विकास पत्र योजना है, जो हमने किसान विकास पत्र योजना के बारे में पढ़ा था ना, तो बताइए क्या है? ऑप्शन ए कहता है बैंक की, ऑप्शन बी जीवन बीमा की, ऑप्शन सी डाक खाने की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, किसान विकास पत्र योजना किसकी है? डाक खाने की, यानी कि जो किसान विकास पत्र योजना है ये किसके द्वारा चलाई गई? डाक खाने के द्वारा। क्वेश्चन 9 है, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोला जाता है कब? 60 वर्ष के उपरांत, 60 वर्ष से पहले, 51 वर्ष में, या फिर 21 वर्ष के बाद। फ्रेंड्स, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना कब खोला जाता है? तो 60 वर्ष के उपरांत, यानी कि 60 वर्ष के बाद। क्वेश्चन 10 देखते हैं, बैंक में कम से कम कितने रुपए की राशि से खाता खोला जा सकता है? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन दो, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 100 रुपये, ऑप्शन डी 500 रुपये। यानी कि तो जो बैंक में कम से कम हम 500 रुपये से अपना खाता, इट मीन्स 500 रुपीज़ से अपना खाता खोल सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 11 देखते हैं, किसी यात्रा के अवसर पर प्रयोग आने वाला चेक कौन सा होगा? यानी कि जब आप यात्रा कर रहे हैं और आपको चेक के रूप में पैसा पे करना है, तो हमने पढ़ा था ना कई प्रकार के चेक के बारे में, तो कौन सा चेक होगा? ऑप्शन ए कहता है ट्रेवलर चेक, ऑप्शन बी उपहार चेक, ऑप्शन सी क्रॉस चेक, ऑप्शन डी ऑर्डर चेक। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्या? ट्रेवलर चेक, यानी कि जब हम यात्रा करते हैं तो उस पर हम जो चेक का प्रयोग करते हैं वो क्या है? हमारा ट्रेवलर चेक। तो ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 12 है, किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा चेक कहलाएगा? सीधी सी बात है, किसी शुभ अवसर पे आपके किसी को चेक दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? उसको उपहार यानी कि गिफ्ट दे रहे हैं। तो ऑप्शन ए यात्री चेक, ऑप्शन बी क्रॉस चेक, ऑप्शन सी उपहार चेक, ऑप्शन डी ऑर्डर चेक। फ्रेंड्स, किसी शुभ अवसर पर अगर किसी को चेक दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उपहार चेक। इट मीन्स ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 13 है, संचयिका जमा खाता किसके लिए? संचयिका जमा खाता के बारे में भी हमने पढ़ा था। ऑप्शन ए वृद्धों के लिए, ऑप्शन बी स्कूली बच्चों के लिए, ऑप्शन सी नौकरी करने वालों के लिए, ऑप्शन डी श्रमिक वर्ग के लिए। तो फ्रेंड्स, संचयी बचत खाता किसके लिए होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? बताइए फटाफट। ऑप्शन बी स्कूली बच्चों के लिए। क्वेश्चन 14 है, खाता धारक को सेवा शुल्क देना पड़ता है किसका? ऑप्शन ए चालू खाते का, ऑप्शन बी बचत खाते का, ऑप्शन सी सावधि जमा खाते का, ऑप्शन डी संचयी बचत में। तो फ्रेंड्स, खाता धारक को सेवा शुल्क देना पड़ता है किसका? चालू खाते में। तो ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 15 है, जीवन बीमा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विवाह के लिए धन उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी बीमा धारक के आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जीवन बीमा का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है जो बीमा धारक के आश्रित होते हैं उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। इट मीन्स ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 16 देखते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015, 1 मई 2014, 1 जून 2015, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना हमने पढ़ा था कब शुरुआत हुई? 1 जून 2015, यानी कि 2015 को। क्वेश्चन हमारा 17 क्या कहता है देखते हैं, सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होता है क्या? ऑप्शन ए वेतन, ऑप्शन बी पेंशन, ऑप्शन सी बोनस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो सरकारी कर्मचारी होता है उसको रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद क्या मिलती है? पेंशन मिलती है। तो ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 18 कहता है, कर्मचारी को सेवानिवृत्त के बाद प्राप्त होने वाला धन क्या कहलाता है?
ध्यान दीजिएगा, सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होने वाला धन क्या कहलाता है, वो हमने देखा पेंशन। बट अगर कोई कर्मचारी है, कोई प्राइवेट है, तो उसको सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाला धन क्या कहलाता है, भविष्य निधि, ऑप्शन बी शेयर, ऑप्शन सी वेतन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, भविष्य निधि। भविष्य निधि के बारे में पढ़ा था ना हमने, बताइए कमेंट करके, समझ में आया था भविष्य निधि। तो ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होते यानी कि रिटायर होके आता तो उसको पेंशन मिलती है, बट कोई अन्य यानी कि कोई प्राइवेट कर्मचारी है, जब वो सेवानिवृत्त होता है तो उसे क्या मिलता है, भविष्य निधि के रूप में धन मिलता है। क्वेश्चन 19 है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्थापित हुआ। जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हमने पढ़ा था ना, वो कब स्थापित हुआ, ऑप्शन ए कहता है वर्ष 1965 में, ऑप्शन बी वर्ष 1984, ऑप्शन सी वर्ष 1994, ऑप्शन डी 1964। तो फ्रेंड्स यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्थापित हुआ कब, वर्ष 1964, इट मीन्स 1964 को। और क्वेश्चन 20 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी योजना यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा पारिवारिक एवं बचत के विनियोग के क्षेत्र में चलाई जा रही है। तो ऑप्शन ए है मास्टर शेयर, ऑप्शन बी है जनधन योजना, ऑप्शन सी है अटल पेंशन योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा पारिवारिक एवं बचत के विनियोग के क्षेत्र में चलाई जाने वाली योजना कौन सी है, मास्टर शेयर। तो ये हमने 20 क्वेश्चन देखे, किससे रिलेटेड, हमारे बहुविकल्पीय। फटाफट हम अति लघु उत्तरी पे भी नजर डाल लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 कहता है पारिवारिक आय को परिभाषित कीजिए। हमने देखा था क्या होता है पारिवारिक आय। पारिवारिक आय से तात्पर्य उस धन एवं सेवाओं की प्राप्ति से है जिसे परिवार के सदस्य आर्थिक क्रियाओं के संपादन एवं संचालन के द्वारा एक निश्चित समय के पश्चात प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन 2, आय के साधन एवं प्रकार बताइए। 2 तरह के प्रकार हैं, कौन से, प्रत्यक्ष आय एवं अप्रत्यक्ष। देखिए क्वेश्चन आया है 2014 और 2008 में। क्वेश्चन 3 कहता है पारिवारिक आय के 4 प्रमुख स्रोत बताइए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो कौन कौन से, वेतन है, व्यवसाय है, मजदूरी है, कुटीर उद्योग या लघु उद्योग है, और भी कई सारे हमने स्रोत पढ़े थे पारिवारिक आय के। तो क्वेश्चन 4 है कुटीर उद्योग धंधे किसे कहते हैं। आय वह साधन जिसे लघु स्तर पर प्रारंभ किया जाए, छोटे स्तर पर प्रारंभ किया जाता है तथा जिसमें पूंजी भी अधिक नहीं लगती, कुटीर उद्योग धंधे कहलाते हैं। इसीलिए इसे कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग धंधे कहते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा पारिवारिक आय की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो एक हो जाएगा पारिवारिक आय में भिन्नता, दूसरा हो जाएगा सदस्यों की सहभागिता। क्वेश्चन 6 है पारिवारिक व्यय का क्या अर्थ है। पारिवारिक व्यय से तात्पर्य उस राशि से है जिसका उपयोग उपार्जित की गई आय से प्राप्त राशि को परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से व्यय किया जाता है। तो ये हमने क्वेश्चन 6 देखा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पासबुक किसे कहते हैं, पढ़ा था हमने, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 8 है अर्थ निश्चित व्यय से आप क्या समझते हैं, ये भी हमने पढ़ा था, आप इसको भी कर सकते हैं। रूढ़िवादी परंपराएं किसे कहते हैं, ये भी हमने देखा था। मिथ्याविता का क्या अर्थ है, पढ़ा था। मिथ्याविता कहते किसको हैं। क्वेश्चन 11 है पारिवारिक बचत का अर्थ लिखिए। देखिए सारे क्वेश्चंस आए हुए, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट फ्रेंड्स उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने सब पढ़ रखा है, आप सबको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक बार ट्राई तो कीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर आप इससे सहारा ले सकते हैं या फिर हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का रिस्पांस देने का पूरा प्रयास करेंगे। पारिवारिक बचत का अर्थ लिखिए। भाई पारिवारिक बचत है क्या, उसका अर्थ बताइए। ये भी क्वेश्चन देखो 2014, 13, 10, 9, 7 सब में पूछा, कई बार आया, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 12 है बचत के 4 उद्देश्य बताइए। 2014, 2013, 11, 9, 8, 7, 5, 8, 6 और 2020 में कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, देख रहे हैं आप। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बचत के 4 उद्देश्य बताइए, जिसमें है भविष्य को सुरक्षित बनाना, भावी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करना, राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में योगदान। डाक खाने की बचत योजना कौन सी है, ये भी देखिए कई बार पूछा गया। 2014, 12, 10, 9, 8, 7, 2006 में सारे ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं। डाकघर में कौन से खाते खोले जाते हैं, हमने पढ़ा है। राष्ट्रीय बचत पत्र से आप क्या समझती हैं बताइए।
तो फ्रेंड्स ये भी देखिए कितनी बार आया, 2017, 16, 14, 13, 12, 9, 7 कई बार आया है। बैंक की उपयोगिता बताइए, ये क्वेश्चंस भी आया है। बैंक के 2 प्रकार के खातों के नाम लिखिए, भी हमारा 2016 में। हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं जो कि हमारा इम्पोर्टेंट ना हो। तो बचत खाता, चालू खाता, निश्चित अवधि जमा खाता, आवर्ती खाता, और भी हमने देखा था। क्वेश्चन 17 है, बैंक के बचत खाते के 2 प्रकार लिखिए, ये भी देखो 2013 और 6 में आया है। तो सावधि बचत खाता, आवर्ती बचत खाता, और भी हमने पढ़े थे। बैंक पासबुक की उपयोगिता बताइए, ये भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। चेक बुक की क्या उपयोगिता, कितनी बार आया है, 2020 में, 19 में, 18 में, 16 में, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5 और 15। चेक बुक की क्या उपयोगिता है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क कीजिए। चेक बुक की क्या उपयोगिता है। धन की निकासी है तो स्वयं न जाने की सुविधा, धन को चेक के माध्यम से कहीं भी भेजने की सुविधा, यात्रा में धन की सुरक्षा, धोखाधड़ी से बचाव। ये जो सारी ही विशेषताएं हैं, ये किसकी है, चेक बुक रखने के लाभ हैं। चेक बुक से ये सारे ही लाभ मिलते हैं। क्वेश्चन 20, चेक कितने प्रकार का होता है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2018, 14, 9, 20 में आया हुआ है। चेक निम्न प्रकार के, साधारण चेक, आदेश चेक, रेखांकित चेक, यात्री चेक, उपहार चेक, और एक हमने पढ़ा था, बताइए वो चेक कौन सा होता है। वाहक चेक किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। रेखांकित चेक किसे कहते हैं, देख लीजिए कितनी बार आया है। जो क्रॉस चेक होता है ना, उसी को तो रेखांकित चेक कहते हैं। ये भी देखिए 20 में भी, 18 में भी, 19 में नहीं पूछा गया, 17 में, 12, 10, 9, 8, 7 और 2010 में। ट्रेवलर चेक से क्या लाभ है, देख लीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में आए हुए। उपहार चेक किसे कहते हैं, जो हम उपहार देते। बीमा का वर्गीकरण कीजिए, तो बीमा को जीवन बीमा, अग्नि बीमा, सामाजिक बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना में वर्गीकृत किया गया, यानी कि इतने भागों में बीमा को बांटा गया है। और क्वेश्चन 26 कहता है, पासबुक व चेकबुक में अंतर लिखिए। पासबुक क्या होता है और चेकबुक क्या होता है, आप लिख सकते हैं। पासबुक और चेकबुक में अंतर बहुत ही ईजी है। तो ये सारे ही क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं और सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज की क्लास को यहीं तक करेंगे। ये देखिए हमारे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं, इनको भी देख लीजिए। पारिवारिक आय का अर्थ एवं परिभाषा, वही रिपीट करके क्वेश्चन दे रहे हैं। प्रत्यक्ष आय तथा अप्रत्यक्ष आय से क्या तात्पर्य है, पढ़ा है हमने। है पारिवारिक आय के किन्हीं 4 साधनों का बताइए, मजदूरी करके, वेतन या पगार है, मतलब कई सारे हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है, पारिवारिक आय की विशेषताएं बताइए, आप लिख सकते हो। वाहक चेक और रेखांकित चेक का संक्षिप्त परिचय दीजिए, यानी कि वाहक चेक और रेखांकित चेक क्या होता है, उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकघर में खाता खोलने की विधि का वर्णन कीजिए। हमने बोला था ना, इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता होना चाहिए डाकघर में खाता कैसे खोला जाता है और उसकी क्या विधि है। तो ये तो हमारे फ्रेंड्स क्या हो गए, ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी, यानी कि आय व्यय बचत का जो हमने गृह प्रबंधन में ये चैप्टर पढ़ा है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारा स्टार्ट करेंगे होम मैनेजमेंट का ही पार्ट 3, जो कि हम चैप्टर 3 के रूप में उसको पढ़ेंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो। जितने भी हमने क्वेश्चन आंसर्स किए, एक बार आप इनको वीडियो को देखिएगा, नहीं एक बार में समझ में आता 2 बार देखिए, रिपीट देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस कितनी बार पूछे गए और बार बार आते हैं। और जब भी हमारा टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होता है, यही जो हमारे शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन हैं, इनको ही हमारा क्या कर दिया जाता है, ऑप्शंस के रूप में दे दिया, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। आप जानते हैं जो भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आता है उसमें लिखने के तो क्वेश्चन आते ही नहीं, आपके मल्टीपल चॉइस ही आते हैं। तो उसमें उन क्वेश्चनों में फ्रेंड्स ये ऑप्शन के रूप में पूछ लिया जाता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट की क्लास में, यानी कि कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा और नोटिफिकेशन भी प्रेस कीजिए, ताकि आप भी हमारी इस सीरीज़ के साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।